हेलो बच्चों, डक्टाइल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र धाकड़। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर लेकर आया हूं। जो पिछले हमने पहला टॉपिक पे डिस्कशन किया था उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, तो पहले एक बार थोड़ा सा अपन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, उनको हम कवर करेंगे और उसमें फिर अपन फोकस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं। तो पहला अगर हम अपन बात करें तो चैप्टर फर्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस का, जो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, जानते हो पावर शेयरिंग क्या होती है? जब आपको अपनी लाइफ में भी अगर पावर नहीं मिलती है तो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। तो पावर शेयरिंग का जस्ट सिंपल इतना मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। अब आप कैसे पावर को डिवाइड कर रहे हो सकता है वर्टिकल पावर को डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल पावर को डिवाइड करो, सोशल ग्रुप्स को पावर दो। आप कैसे भी पावर को डिवाइड कर सकते हो। सिंपल पावर शेयरिंग को अगर अपन डिफाइन करें तो डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। तो इस टॉपिक पे अपन अभी आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं चैप्टर 2 की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसका जो चैप्टर 2 है वो है फेडरलिज्म। ये भी पावर डिवीजन का ही एक टाइप है, जिसमें पावर को कैसे डिवाइड करते हैं, वर्टिकली डिवाइड करते हैं। जैसे मैं कहूँ सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, इसमें पावर को वर्टिकली डिवाइड करना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड की। जो चैप्टर थर्ड है वो सोशल डिवीजन पे बेस्ड है। जो सोशल डिवीजन है वो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट। जेंडर, रिलीजन और कास्ट। भारत में देखा होगा कि कास्ट एक स्पेशल टाइप का सोशल डिवीजन है जो ओनली भारत में ही देखने को मिलता है। फिर अगर अपन बात करें आगे तो चैप्टर 4 है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी तो लोगों का ग्रुप है जो सरकार को बनाती है, फिर उस इलेक्शन लड़ती है, सरकार को चलाने का काम कर रही है। तो हम उसकी भी बात करेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है इस पॉलिटिकल में, वो है द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन से हैं? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये दिया हुआ है कि जो नाइन्थ क्लास में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, उस नाइन्थ क्लास के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी वो लेजिटिमेट फॉर्म होती है, अकाउंटेबल फॉर्म होती है या रेस्पॉन्सिव फॉर्म होती है। इसमें जो भी सिटीजन्स है उनको इक्वलिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, लोगों की डिग्निटी एनहांस होती है। तो ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे अपन। बट ये तुमने लगभग पढ़ रखा है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है वो नाइन्थ क्लास में अच्छे से दिए हैं। फिर भी अपन एक एक आउटकम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला टॉपिक है अपना पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। तो जान समझ में आया कि मैंने क्या बोला अभी पहले इंट्रोडक्शन में ही, कि पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर इनटू सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स किसी पर भी बेस्ड हो सकते हैं, रिलीजन पर बेस्ड हो सकते हैं, कास्ट पर बेस्ड हो सकते हैं और लैंग्वेज पर बेस्ड हो सकते हैं। जो अपनी सोसाइटीज बनती है वो सोसाइटीज किस पर? देखा होगा बहुत सारे लोग कॉमन इंटरेस्ट के साथ रहते हैं, सेम कास्ट वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो इन चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? सोशल ग्रुप्स कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पावर शेयर करने से क्या होता है लोगों को। सिंपल है इतना, आपको भी घर में अगर दो भाई भी हो आप, अगर दोनों को इक्वल पावर मिल जाती है तो आप खुश होते हो। बट अगर वही अनइक्वल पावर, एक बच्चे को ज़्यादा पैसे दिए जाए, एक को कम दिए जाए, तो आप लड़ने लग जाते हो। तो उस चीज़ों पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है। तो पहला जो टॉपिक आता है अपन कंपेयर करेंगे किसमें, कि जब पावर शेयरिंग का गलत यूज हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं, और पावर शेयरिंग का सही यूज हो तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो हम दो कंट्रीज को लेकर चलेंगे, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। दोनों ही कौन सी कंट्रीज है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। जो पहली कंट्री है वो है बेल्जियम। कौन सी कंट्री है? बेल्जियम।
दूसरी कंट्री है अपने पास में श्रीलंका। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी आज के टॉपिक में ही, कि कैसे पावर को शेयर करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में, और कैसे बेल्जियम के आउटकम बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों की फीलिंग और रेस्पेक्ट का ध्यान रखा गया। वही श्रीलंका में एक मेजोरिटी कम्युनिटी को लेकर सबने मेजोरिटी के आधार पर पावर को डिवाइड किया और तमिल लोगों के अधिकारों को छीना। तो यहाँ पर तो इतने बैड आउटकम्स निकलेंगे और यहाँ पर बहुत अच्छे आउटकम्स निकलेंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे आज। तो पहला अगर मैं बात करूँ बेल्जियम की, किसकी बात करूँ? बेल्जियम की। पहला टॉपिक है अपने पास में बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम बेल्जियम बहुत लोग घूमने जाते हैं बेटा यहाँ पे। ये पड़ता है यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में। छोटा सा कंट्री है बट बहुत इनोवेटिव और बहुत इम्प्रेसिव है। लोग यहाँ इंस्पायर्ड हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ेंगे हम कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बनाया गया है यहाँ पर। जो बेल्जियम की कैपिटल है ना ब्रुसेल, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बनाया गया है। तो एक बार वर्ल्ड के मैप में अपन बेल्जियम को देखते हैं कि बेल्जियम है कहाँ पर, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि बेल्जियम है कहाँ पर। देखो ये दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है फोटो तो, बट फिर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये यहाँ पर देखो बेल्जियम कहाँ पर है। ये बेल्जियम, ये पूरा का पूरा यूरोप है। इस यूरोप में अगर आगे बात करें तो ये इस यूरोप में है। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट मुझे तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये बेल्जियम है। अब देखो बेल्जियम है 4 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? 4 कंट्रीज के साथ में। देखो ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखे ना, तो ये नॉर्थ में है नीदरलैंड। मैं लिख देता हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो। नॉर्थ में है नीदरलैंड। नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? नीदरलैंड है। नीचे की तरफ एक छोटा सा और कंट्री है, ये छोटा सा कंट्री है जो है लक्जेमबर्ग। कौन सा कंट्री है? लक्जेमबर्ग। फिर आगे बात करें अगर, तो इधर की तरफ ईस्ट साइड में, कौन सी साइड है ये? ईस्ट साइड में। इस ईस्ट साइड में जो है वो है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। और वेस्ट साइड में है फ्रांस। ये दिख रहा है बड़ा बड़ा फ्रांस, तो दिख ही रहा है आपको। तो ये कौन सा कंट्री है अपने पास में? फ्रांस। तो मैंने पहले पॉइंट क्या बोला कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में और ये बाउंड्री शेयर करता है। सुन, चलो चलो बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे थे बेल्जियम के बारे में, है ना। बेल्जियम के बारे में बात कर रहे थे। तो बेल्जियम कितने कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है? 4 कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर की तरफ वेस्ट में फ्रांस दिख रहा है। चलो एक और फोटो देखता हूं मैं, उसमें अपन थोड़ा सा अच्छे से लोकेट करेंगे। ये है अपने पास में वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में भी यहाँ पर ये बेल्जियम है। इस वर्ल्ड के मैप में भी यहाँ पर बेल्जियम है। इधर की तरफ नहीं है, ये बेल्जियम नहीं है। बेल्जियम ये यहाँ पर है। फिर ये वाला है नीदरलैंड। ये इधर की तरफ है जर्मनी। ये है फ्रांस और ये है लक्जेमबर्ग, ठीक है। ये यहाँ पर है लक्जेमबर्ग। तो ये जो देखा जा रहा है कि जो बेल्जियम है और इसी की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। कितने कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है? 4। एक और मैप दिखाता हूं मैं, उसमें अच्छे से क्लियरिटी आएगी अपने पास में। तो वो है अपने पास में ये वाला, ये परफेक्ट है। ये देखो, इसमें देखो कि ये फ्रांस है, ये एकदम क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है बेल्जियम। ये लक्जेमबर्ग बहुत छोटा है, ठीक है। लक्जेमबर्ग बहुत छोटा है। ये देखो लक्जेमबर्ग मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है और ये फ्रांस है। अब विजुअलाइज हो गया होगा कि आपके पास में बेल्जियम कहाँ है। और छोटा सा ही कंट्री है बट इसका एथनिक कंपोजिशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग वहां से, और फिर लोगों को वहां से प्रॉब्लम को सोल्व इतना अच्छे से किया उन्होंने, इतना एडजस्ट किया कि वहां के लोग जो है वो खुशी खुशी रह रहे हैं और इम्प्रेसिव तरीके से लोग इम्प्रेस हुए हैं। मतलब वहाँ के लोग जो है वो इसके मॉडल से इम्प्रेस हुए हैं। तो पहली बात अगर बात कर रहे हैं अपन बेल्जियम की, तो बेल्जियम जो है वो पहली बात अपन ने क्या बात कर ली? स्मॉल कंट्री इन यूरोप। पहली बात क्या बात की अपन ने?
स्मॉल कंट्री इन यूरोप। फिर आगे अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लगभग हरियाणा की आधी है। तो कितनी होनी चाहिए अब पॉपुलेशन? लगभग हरियाणा की 2 करोड़ है, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ है। जो अपने इंडिया के अंदर जो हरियाणा स्टेट है उसका भी हाफ है। कितना है? हरियाणा का भी हाफ है। ठीक है, हरियाणा का भी हाफ है। चलो, हरियाणा को HR लिख रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा का हाफ है। फिर उसके बाद अगर बाउंड्री दूसरा बात की थी अपन ने कि बेल्जियम जो है वो 4 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है और उनके नाम लिख देंगे अपन, कंट्री शेयर बाउंड्री, और उनके नाम लिख देंगे शेयर बाउंड्री। तो क्या 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 लिखेंगे? तो बेल्जियम जो है वो कितने कंट्री के साथ में शेयर कर रहा है बाउंड्री? 4 कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। पहला कौन सा आ रहा है अपने पास में? ये है जर्मनी, फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर लग्जमबर्ग, फिर लिख रहा हूँ फ्रांस, फिर है नीदरलैंड। तो 4 कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर आगे बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका कि इसकी कैपिटल जो है वो है, कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल, जिसको हम कैसे याद रखते हैं? अरे अपन किसी की बीवी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बीवी बीवी होती है, बट अपन बीवी से याद रख सकते हैं कि बेल्जियम में क्या है? ब्रुसेल है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल है। फिर अगर अपन आगे वाले पॉइंट की बात करें तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, कौन सा कंपोजिशन बेटा? एथनिक कंपोजिशन। पहली बात में अपन इस वर्ड की बात करेंगे, एथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम का इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पर कठिन है, बहुत जटिल जैसा है, मतलब काफी उलझा हुआ है यहाँ पर। तो एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखा होगा बहुत सारी सोसाइटी है जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज ऐसी चीजों पर बेस्ड होती है। वैसी सोसाइटी या वैसे ग्रुप्स ही क्या कहलाते हैं? एथनिक ग्रुप्स कहलाते हैं। अ ग्रुप इन विच पीपल लिव विद कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर देयर थिंग्स एंड वैल्यूज नोन एज द एथनिक ग्रुप्स। तो ये बेल्जियम के एथनिक ग्रुप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि यहाँ पर जो बेल्जियम है वो छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था। तो आगे अगर बात करें तो बेल्जियम जो है वो 4 रीजन में डिवाइडेड है। बेल्जियम डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन, 4 रीजन। देखो बेल्जियम चौके चौके लगा रहा है, दिख रहा होगा आपको कि बेल्जियम में 4 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बेल्जियम में 4 रीजन है, और बेल्जियम जो है वो 4 अमेंडमेंट करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम उसकी भी बात करेंगे। चलो, जो अपना टॉपिक चल रहा था कि हम बेल्जियम के बारे में बात कर रहे थे कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो एथनिक कंपोजिशन कैसा है, वहाँ के लोगों के बारे में जो है वो यूनिक बातें क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज जो अभी थोड़ा सा आगे अगर अपन बात करें तो जो बेल्जियम है, पहला पॉइंट जो है वो बेल्जियम का कि पहला पॉइंट है ये एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ पर? यूरोप में। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। फिर दूसरा अपन ने विजुअलाइज करके देखा था कि ये जो है वो 4 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो इट शेयर बाउंड्री विद, इट शेयर बाउंड्री विद 4 कंट्रीज, इट शेयर बाउंड्री विद 4 कंट्रीज, विद 4 कंट्रीज। कितने देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? 4 कंट्रीज। तो इसको हम पूरा मैं इंग्लिश के हिसाब से चले थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, कंट्रीज कर लेते हैं इसको, कंट्रीज। ठीक है, इट शेयर बाउंड्री विद 4 कंट्रीज। नाम लिख सकते हैं ऐसे, अपन यहाँ पर बीच में बेल्जियम बना लेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जाम में भी बना सकते हो आप, क्योंकि इससे एक जो आंसर राइटिंग है वो एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो इधर की तरफ एरो लगा के हम लिख सकते हैं जर्मनी। क्या लिख सकते हैं? जर्मनी लिख सकते हैं। नीचे की तरफ की लिख सकते हैं अपन
लग्जेमबर्ग, भाई विजुअलाइज तो कर ही लिया है हमने, तो लग्जेमबर्ग, लग्जेमबर्ग। फिर उसके बाद आगे बात करें तो ये जो लग्जेमबर्ग के ऊपर है ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। इधर की तरफ अगर बात करें तो ये है फ्रांस। तो इस तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, जो आपको बनाने हैं। फिर अगर आगे बात करें, अगर अपन तो आगे बात करें तो जो थर्ड पॉइंट है अपना इसका, कि जो बेल्जियम है, वो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। फिर बात करें तो कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, बेल्जियम इज ब्रुसेल। कौन सी कैपिटल है? ब्रुसेल। तो अगर इसको अपन ऐसे याद रखें तो बी भी ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं? बी भी ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर बात करें आगे थोड़ा सा, तो बेल्जियम जो है वो एक बहुत यूनिक कंट्री है, और यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? थोड़ा सा जटिल है। कैसा है ये? जटिल है। जटिल का मतलब है यहाँ पे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बेल्जियम है ये छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ है। इसमें 4 मेजर रीजन्स है। इसमें पहला, फिर अगर बात करें कि ये एथनिक कंपोजिशन होता क्या है, देखो एथनिक का मतलब होता है, एथनिक एक सोशल ग्रुप्स जैसे ही ग्रुप्स होते हैं। कैसे ग्रुप्स होते हैं? सोशल ग्रुप्स होते हैं जिनमें, इट इज अ सोशल ग्रुप्स जिनमें पीपल शेयर, पीपल शेयर, पीपल शेयर देयर इंटरेस्ट, पीपल शेयर देयर इंटरेस्ट and live with common language and religion, religion। तो अगर आगे की बात करें तो जो एथनिक कंपोजिशन है वो एक सोशल ग्रुप्स में जिसमें लोग कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन रिलीजन के साथ में रहते हैं, और ये चीज़ें शेयर करते हैं और कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। फिर अगर आगे बात करें थोड़ा सा, तो आगे की बात करें तो ये है कि एथनिक कंपोजिशन कैसा है बेल्जियम का, एथनिक कंपोजिशन कैसा है बेल्जियम का, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन कैसा है बेल्जियम का, इसकी बात करते हैं। तो टॉपिक है अपना एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ, एथनिक कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ऑफ बेल्जियम। ठीक है, चलो देखो ये अगर ये जो रीजन है वो रीजन है फ्लेमिश रीजन। नीचे वाला जो रीजन है ये रीजन है वेलोनिया रीजन। तो ये कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन। ये जो रीजन है वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन। यहां पर जो है ये है जर्मन रीजन, जर्मन रीजन। और एक जो कैपिटल की बात कर रहे थे हम बेल्जियम की, वो थी ब्रुसेल। तो इसको कहते हैं कैपिटल रीजन ऑफ ब्रुसेल, कैपिटल रीजन ऑफ ब्रुसेल, कैपिटल रीजन ऑफ ब्रुसेल, ब्रुसेल। चलो अब इसकी बात करें तो अपन थोड़ी देर अभी बात कर रहे थे कि बेल्जियम 4 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसमें 4 रीजन है और 4 अमेंडमेंट हुए हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपन। अभी कितने रीजन है? 4 रीजन है। पहला रीजन फ्लेमिश रीजन है, दूसरा वेलोनिया रीजन है, तीसरा जर्मन रीजन है, और ये चौथा जो रीजन है वो है अपने पास में
ब्रुसेल वाला कैपिटल रीजन। अब अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं डच लोग। कौन रहते हैं? डच लोग। ये जो डच लोग है वो है 59%। कितने परसेंट है? 59%। और जो जर्मन रीजन है उसमें जो जर्मन रहते हैं वो है 1%। कितने परसेंट है? 1%। वेलोनिया रीजन की अगर बात करें तो वेलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं फ्रेंच लोग। और जो फ्रेंच लोग है वो है यहाँ पर 40%। कितना परसेंट है? 40%। फिर कैपिटल रीजन की बात करें तो जो कैपिटल रीजन है उसके अंदर अगर एथनिक कंपोजिशन देखें तो जो फ्रेंच लोग है वो लोग है यहाँ पर 80%। और जो डच लोग है यहाँ पर वो है 20%। अब देखो, एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा क्या? अगर पूरे देश में बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग कौन है? डच लोग। बट डच लोग के साथ में एक दिक्कत है, डच लोग जो है वो पीजेंट्स है, ये एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करते हैं। तो अगर ये चाहते तो पूरे देश पर कब्जा कर सकते थे, बट इनको करने नहीं देंगे फ्रेंच लोग, क्योंकि फ्रेंच लोगों जो लोग है वो है एरिस्टोक्रेट्स। मतलब जो अमीर लोग है वो कौन है? फ्रेंच लोग है। और फ्रेंच लोगों का जो दबदबा है पैसे से है, ये इनका एक फ्रेंच लोगों के साथ में जो खास बात है वो खास बात है क्या? फ्रेंच लोग एक तो रिच एंड वेल्दी है। क्या बात कर रहे हैं हम इसमें? कि जो फ्रेंच लोग है वो है रिच एंड वेल्दी। अगर ऐसे पूछा जाए ना कि विच कम्युनिटी इज द वेल्दी एंड रिच इन बेल्जियम, तो हम बात करेंगे इसमें कि फ्रेंच जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम? फ्रेंच की। तो ये है रिच एंड वेल्दी। रिच एंड वेल्दी। तो वेल्दी मीन्स ताकतवर, तो वेल्दी है। तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुए हैं बेल्जियम में वो हुए हैं 1950 से 1960s में। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन बेल्जियम। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन बेल्जियम। स्टार्ट इन बेल्जियम मतलब लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनको अगर बराबर की पावर शेयर नहीं की तो ये लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। जब आपस में ही लड़ने लग जाएंगे तो इन कॉन्फ्लिक्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेल्जियम सोचेगा, बेल्जियम एक बार सोचेगा या बेल्जियम की गवर्नमेंट सोचेगी कि हम इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ कैसे ये बेल्जियम जो है वो अपने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो अब थोड़ा सा अपन एक बार इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहे थे बेल्जियम की, तो उसके जस्ट अपोजिट में थोड़ा सा हम देखेंगे कि श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो है उसके बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। तो ये आ गया दूसरा टॉपिक जो श्रीलंका है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका के लोग बड़े प्यारे होते हैं यार, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलती है। अपने राजस्थान का थोड़ा सा अगर बात करें, राजस्थान में क्या पद्मावती कहाँ की थी? श्रीलंका की। यहाँ पर एक सबसे कॉमन रिलीजन है बुद्धिज्म, तो ये यूनिक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर बात करें श्रीलंका की तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है बेटा? डेमोक्रेटिक कंट्री। जब डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर यहाँ पावर का शेयर सही नहीं हुआ तो समस्या तो है बेटा। भाई डेमोक्रेसी तो एक ऐसा है जहां पर लोगों को पावर मिलती है, अगर पावर ही सही से नहीं मिलेगी तो क्या आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे क्या? तो कन्फर्म है। तो यहां से अगर बात करें तो जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल है कोलंबो। क्या कैपिटल है? कोलंबो। ठीक है। अब देखो श्रीलंका को अगर ये यहाँ पर अगर इंडिया को हम बनाए, किसको? इंडिया को। जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है इंडियन ओशियन वाला, कौन सा पार्ट है? इंडियन ओशियन वाला। इस इंडियन ओशियन के जो नीचे वाले पार्ट है यहाँ पर दिखता होगा एक आइलैंड कंट्री जो है श्रीलंका। कौन सा कंट्री है ये? तो ये एक बात और समझ में आ गई कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है। कैसा कंट्री है? आइलैंड कंट्री है। और जो ये आइलैंड कंट्री है वो कहाँ पर है? आइलैंड कंट्री है वो है इंडियन ओशियन में। और इंडिया के देखो ये वाला पार्ट हो गया साउथ,
और ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, और इसमें छोटे छोटे और भी आइलैंड है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये कोलंबो है, क्या नाम है इसका, कोलंबो है। ये वाला जो रीजन है बीच ही बीच में, यहाँ पर कैंडी आइलैंड है, क्या नाम है, कैंडी आइलैंड है। जो अपने को याद करने हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए वही बात करेंगे अपन, क्योंकि बाकी अगर बहुत सारे टेवरिन आइलैंड है और भी दूसरे नाम है, हमें उनको करना ही नहीं है। यहाँ पर एक फेमस आइलैंड है जाफना आइलैंड, जाफना कम्युनिटी रहती है यहाँ पर, तो ये जाफना आइलैंड है। फिर अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो यहाँ पर राम सेतु, राम जो ब्रिज है यहाँ पर है। यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत अगर और भी नाम सुना हो तुमने, पार्क स्ट्रीट, क्या नाम सुना है, पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। फिर यहाँ पर ही अपने पास में अभी जो कॉमन चीज चल रही है, क्या चल रही है कि एक वर्टिकल ब्रिज बनाया जा रहा है, इंडिया और श्रीलंका का जो ब्रिज बीच है वहां पर एक पम्बन आइलैंड बनाया, पम्बन ब्रिज बनाया जा रहा है। वो पम्बन ब्रिज क्या आएगा, जैसे जहाज आएगी, शिप आएगी तो वो वर्टिकली मूव हो जाएगा, तो जहाज उस नीचे से निकल जाएगी। फिर जैसे ही जहाज गई और वो ब्रिज नीचे आ गया, और नीचे आते ही फिर वहां से रोड बन जाएगा, मतलब लोग व्हीकल्स वहां से ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसका जो ब्रिज का नाम भी मैं बता देता हूँ, अभी करंट में चल रहा है, पम्बन ब्रिज, क्या नाम है, पम्बन ब्रिज। और एक यहाँ पर नाम सुना होगा गल्फ ऑफ मन्नार, क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो अब थोड़ा सा इमेजिनेशन हुआ होगा कि एक्चुअल में श्रीलंका कहाँ पर है। जैसे ही श्रीलंका है तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि श्रीलंका में और चीजें क्या है। तो श्रीलंका की अगर बात करें, पहला पॉइंट श्रीलंका का बात करें तो पहला तो अपन कर चुके हैं थोड़ा सा कि कैपिटल क्या है इसकी, कोलंबो। क्या कैपिटल क्या है इसकी, कोलंबो। क्या है कैपिटल, कोलंबो। और ये एक कैसा कंट्री है बेटा, आइलैंड कंट्री है। कैसा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। अब इसके पॉपुलेशन की बात करें तो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला भी था वहां पर कि जो बेल्जियम है, उस बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़। कितनी करोड़ है, 2 करोड़ है। देट इज इक्वल टू हरियाणा पॉपुलेशन। हरियाणा के क्या है इसकी पॉपुलेशन, इक्वल है। एरिया में भी हरियाणा के लगभग बराबर है। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर, 2 करोड़ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होने वाला ही है। अब यहाँ पर फिर आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ कम्युनिटी है जो आपस में लड़ेगी। तो पहले एक बार यहाँ का एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं अपन, एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। क्या यार बेटा, क्या बेल्जियम कर रहे हो, बात बात श्रीलंका की बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, पहले श्रीलंका की बात कर रहे हैं। अब श्रीलंका की अगर थोड़ा बात करें तो देखो, हाँ, एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं श्रीलंका की। चलो देखो, ये इस तरीके से श्रीलंका है, ठीक है। मैं यहां से बना देता हूं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर मैं श्रीलंका बना रहा हूँ। श्रीलंका में छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इस कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर सिन्हाला। कौन सी कम्युनिटी है बेटा, सिन्हाला कम्युनिटी। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 74%। कितनी परसेंट पॉपुलेशन है इनकी, 74%। और इनके लैंग्वेज जो बोलते हैं वो लैंग्वेज भी कौन सी है इनकी, सिन्हाला लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी कौन सी इनकी, सिन्हाला। कौन सी लैंग्वेज है, सिन्हाला। आगे बात करते हैं अब। यहाँ पर एक रिलीजन है जो सिन्हाला कम्युनिटी का रिलीजन है, धर्म है। वो धर्म कौन सा है, बुद्धिज्म। कौन सा धर्म है, बुद्धिज्म। इस बुद्धिज्म रिलीजन की बात करें तो ये सिन्हाला कम्युनिटी इसको प्रमोट करेगी, तभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे।
ये जो छिनाला कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज को भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी या इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी, तभी जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होंगे। अब आगे थोड़ा सा अगर बात करें, यहाँ एक दूसरी कम्युनिटी है जो है तमिल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी है? तमिल। तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तमिल कहलाते हैं। तो श्रीलंका में इनका जो परसेंटेज की बात करें तो यह है 18%। कितना परसेंट है? 18%। ये जो तमिल लोग हैं वो भी दो तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। पहला है श्रीलंकन तमिल। कौन सा तमिल है बेटा? ये श्रीलंकन तमिल। अब देखो, श्रीलंका के पापा है इनके बेटा। पापा कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तुम्हें भी पता होगा, जहाँ के पापा होते हैं वहां से ही उनका नाम जुड़ा होता है। तो जो श्रीलंका के नेटिव है, कहाँ के नेटिव बोल रहा हूं मैं? श्रीलंका के। वो तमिल लोग श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं। और तमिल लोगों में भी हम काउंट करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 13%। कितनी पॉपुलेशन है? 13%। जो दूसरी कम्युनिटी है यहाँ पर वो है इंडियन तमिल। कौन सी है बेटा? इंडियन तमिल। इंडियन तमिल। अब जो इंडियन तमिल है हमारे पास में, वो इंडिया के हैं, या ये कहो कि जिनके फोर फादर, परदादा मतलब पूर्वज, वो अगर इंडिया के हैं और इंडिया से कहीं किसी टाइम पर इंडेंजर्ड लेबर बनकर या इस तरीके से कुछ काम की तलाश में चले गए श्रीलंका, और वहां पर उनको कुछ घर मिल गया होगा, अपना पड़ोसी या कोई रिश्तेदार मिल गया होगा, ये मान लो कि अगर कोई उनको पनाह देने वाला, कोई मतलब उनको हेल्प करने वाले मिल गए होंगे, तो वो वहां पर ही रहने लग गए। बोला इंडिया जाकर क्या करेंगे, और वहां ही मछली पालन, फिशिंग करने लग गए। तो ये जो है, ये है इंडिया के नेटिव। ये नेटिव कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ये कहाँ के नेटिव है? इंडिया के। या ये कह सकते हो इनके फोर फादर इंडियंस है। इनकी दी हुई नहीं है परसेंटेज, बट हम अजूम कर सकते हैं कितना परसेंट? 5%। फिर एक और बात आती है कि जो तमिल लोग हैं उनका रिलीजन है, या तो ये हिंदू है या मुस्लिम है। या तो ये हिंदू है या क्या है? मुस्लिम है। क्या है ये बेटा? या तो हिंदू है या मुस्लिम है। फिर अगर बात करें इनमें कॉमन एक और चीज है, इनमें 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को उससे बिलोंग करते हैं। कितने हैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करने वाले? वो हैं 7%। और ये दोनों ही कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ये सिनाला भी हो सकते हैं और ये तमिल भी हो सकते हैं। बट कितने पॉपुलेशन है इनकी? इनकी पॉपुलेशन है 7%। कितनी परसेंट है? 7%। तो ये अपने किसका बात कर लिया? श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। देखो बेल्जियम जैसा ही दिख रहा है, यहां पर भी कम्युनिटी है दो, और वहां पर कितनी कम्युनिटी थी? 3 थी। जर्मन थी, डच थे, फ्रेंच लोग थे बेल्जियम में। और यहाँ पर मेजर कम्युनिटी तो कौन सी है? सिनाला और तमिल, दो ही कम्युनिटी है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। अगर दोनों ने पावर का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो दिक्कत आने वाली है। तो पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका में पावर को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो श्रीलंका में जो रिजल्ट है वो कैसे देखने को मिले। श्रीलंका के रिजल्ट बहुत बैड थे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में एक चीज आई है कि उन्होंने मेजोरिटी को फोकस किया है। और मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी है यहाँ पर? सिन्हाला। तो इन्होंने सारी चीजें तो सही की, बट इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है उसी कम्युनिटी को प्रमोट करने का काम किया, और उसी कम्युनिटी को अधिकार देने का काम किया, और जो माइनॉरिटी में जो तमिल लोग हैं उनके अधिकारों को छीनने की बात की, या उनको तो कुछ अधिकार दिए ही नहीं। तो पहले जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, उस टॉपिक को हम कहते हैं कि वो टॉपिक है क्या? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म टेरिनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म। देखो पहली बात तो
का मतलब जानते हो, मेजोरिटी मीन्स होता है कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी सोच है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है डिसरिगार्डिंग द रेस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी की रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखकर मेजोरिटी अगर सारे डिसीजन लेती है तो उसको क्या कहते हैं हम, मेजोरिटेरियनिज्म। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा इसकी कि a thinking a thinking in which a majority community a majority community a majority community takes all decision takes all decision disregarding the respect of minority, disregarding the respect of minority। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही है कि जिनकी पॉपुलेशन कम है उनकी रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और कौन सी कम्युनिटी रूल कर रही है, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मेजोरिटेरियनिज्म। देखो एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, एसएसटी ऑल अबाउट द रीडिंग हैबिट्स एंड लर्निंग स्किल, कि आप अपने वर्ड्स का कलेक्शन कितना करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी में ये नहीं कि आपने किताब है कि मैं चाहूं तो स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूं आपको, बट मैं हर चीज लिख कर बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे मैं लिख पा रहा हूं तो आपको भी लर्निंग करनी पड़ेगी इस तरीके से कि आप किसी टॉपिक को लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हो तो मतलब आपको 100% चीजें है, बाकी कंटेंट तो बेटा हर जगह मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपको पढ़ाएंगे, और यूट्यूब पे भरी पड़ी है क्लासेज, बट जो मैं जिस तरीके से आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करके एक एक चीज को राइटिंग करके समझा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इधर से फोटो लूं और स्लाइड खोलूं और समझा के पढ़ स्लाइड को पढ़ के और चला जाऊं, बट वो आपके काम का नहीं है। वो तो बुक्स में भी लिखा है, फिर तो आप ही पढ़ लोगे, फिर तो मैंने क्या समझाया आपको। तो इसीलिए जो हमारा जो डक्टाइल एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लासेज है वो इस तरीके की क्लासे मिलेगी। मैथमेटिक्स की जो समीर सर की क्लासेज है वो भी हैंड रिटन चलेगी, इंग्लिश की जो क्लासेज है वो भी हैंड रिटन है, बाकी साइंस का है वो भी जो आने वाली जो क्लास है वो भी किसकी चलेगी, हैंड रिटन चलेगी। तो यही हमारी जो प्लेटफॉर्म है उसकी यूनिक बात है कि हम हर चीज पर, छोटी से छोटी चीज पर भी हम फोकस करेंगे, और हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम स्लाइडों को दिखाया और हम आपको इम्प्रेस कर लेंगे। हम हर चीज का, हर टॉपिक के बाद में उसके क्वेश्चन सेट्स लगाएंगे, क्वेश्चन सेट के बाद में हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम हर चीज को एक्सप्लेन करके स्लाइड्स के थ्रू नहीं दिखाएंगे, आपके लिए हम सब कुछ प्रॉपर प्लान करेंगे। अगर आप हमारे साथ में 2025 में जुड़े हो तो हमारी ये गारंटी कि आपको धाकड़ बेस से एक अच्छा स्कोर मिले और एक आप 100% मार्क्स की तरफ बढ़े। ऐसा ही नहीं कि इस सब्जेक्ट का ही टारगेट है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स है, सभी टीचर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और ऐसी ही क्लासेस का आनंद लें। पढ़ाई एक आनंद की तरह पढ़ोगे बेटा तो बहुत आगे जा सकते हो। अगर आप सोचोगे जैसे नींद आ रही है, सर ने तो कुछ नहीं, सर तो बोल के चले गए, स्लाइडें दिखाई, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, इधर विजुअलाइज करवा दिया। हाँ, हम भी विजुअलाइज कराएंगे, हम भी विजुअलाइज के लिए, जैसे मैंने कहा बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में है, छोटा सा कंट्री है, कौन सी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर की है। हाँ, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है कि रियल में आप इमेजिन नहीं कर पाते हो वो चीजें, बट ये चीजें हैं, ये स्लाइड से करने के बाद फिर आप, अगर आपको नहीं आता सर, आप ही डेफिनेशन देख कर बोल रहे हो तो सर हमें कैसे याद हो जाएगी। बेटा जब मैं लिख पा रहा हूं तो तुम भी लिख पा दोगे, तो विश्वास करो और आगे बढ़ो और चलो चलो। मेजोरिटेरियनिज्म की बात करें अब आगे, तो 1956 में थोड़ा सा इन्होंने एक काम किया है। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम पहले देखते हैं थोड़ा सा क्या, कि ये फरवरी,
ये वही बेटा वही वैलेंटाइन डे वाला डेट आ रहा है 1948। फरवरी 1948 में श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, श्रीलंका आजाद हो चुका है। श्रीलंका क्या हो चुका है? बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ, आजाद होते इन्होंने क्या करा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनकी रेस्पेक्ट का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, माइनॉरिटी को भूल गए, बोला तमिल लोग भी कुछ है क्या। तो इन्होंने एक चीज करी कि आते ही 1956 में, कौन कब, 1956 में इन्होंने श्रीलंकन लैंग्वेज, श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज थी मेजोरिटी में? सिनाला लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सिनाला लैंग्वेज। उसको क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सिनाला लैंग्वेज बिकम ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब है सारा काम किस लैंग्वेज में होगा? सिनाला लैंग्वेज में होगा। जब सारा काम सिनाला लैंग्वेज में होगा तो बेटा तमिल लोग क्या करेंगे? तो तमिल लोगों के लिए तो समस्या है। तो अब आगे अगर बात करें तो फिर इन्होंने एक और मेजर स्टेप कर दिया कि हम प्रमोट करेंगे कौन से धर्म को? प्रमोट बुद्धिज्म। फिर तमिल लोगों का जो रिलीजन था कौन सा था बेटा? जल्दी कमेंट करके बताओ। हिंदी, हिंदू और मुस्लिम। तो उन्होंने कौन से धर्म को प्रमोट किया? बुद्धिज्म को। सिनाला लैंग्वेज को क्या बनाया उन्होंने? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फिर समस्या आ गई। एक और इनसे बहुत बड़ा चैलेंज दो इन्होंने किया, उन्होंने कर दिया रिजर्वेशन। क्या दे दिया बेटा? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। किस में रिजर्वेशन दिया? गवर्नमेंट जॉब में। किसको देते आ रहे हैं ये? सिनाला कम्युनिटी को। तो रिजर्वेशन भी कहाँ दिया इन्होंने? गवर्नमेंट जॉब में दे दिया सिनाला कम्युनिटी को। और सीट रिजर्व कर दी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की जो सीट्स है उनमें क्या दे दिया इनको? रिजर्वेशन दे दिया। जब ये चीजें इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया तो अब तो कंफर्म है कि क्या होंगे? तमिल लोग जागने लगेंगे। क्या होंगे? तमिल लोग जागने लगेंगे। और धीरे धीरे वो भी क्या करेंगे कि यार कुछ तो करो। तो कुछ सरकार के खिलाफ बोलने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल पार्टी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को डेमोक्रेसी में पावर होती है। जब पावर होती है तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टियां बोल पा रही है तो मतलब आपको इतना समझ लेना कि आपको पावर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बोली अभी कि ये जो है ये श्रीलंका है, यहाँ बीच में तो सिनाला कम्युनिटी है, और इधर की तरफ जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है इसमें रहते हैं श्रीलंकन तमिल। कौन रहते हैं? श्रीलंकन तमिल। तो इन्होंने तमिल स्टेट की डिमांड रख दी। किसकी डिमांड रख दी? तमिल स्टेट की डिमांड रख दी, या इनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कौन से? श्रीलंकन तमिल है। इन्होंने तमिल स्टेट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट या कि हम तो अलग होंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तमिल स्टेट को कहते हैं बेटा, एक वर्ड दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, इलाम। क्या वर्ड दिया है? इलाम। हम इस पर भी फोकस कर लेंगे कि तमिल स्टेट को क्या कहा जाता है? इलाम। तो तमिल स्टेट में इन्होंने सबसे बेस्ट काम किया, पॉलिटिकल पार्टियों का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया और तमिल लोग एक्टिव हो गए। तो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल। जो श्रीलंकन तमिल है बेटा, उन श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी? श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी? फिर वही डिमांड तो क्या ही होगी कि तमिल लैंग्वेज को क्या करो आप? प्रोटेक्ट करो। क्या करो? तमिल लैंग्वेज को क्या करो? प्रोटेक्ट करो। क्योंकि श्रीलंका सिनाला लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो तो हमें तमिल लोग, तमिल लैंग्वेज को भी क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, या उनको भी क्या कर दो? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। दूसरी बात, हमारा जो रिलीजन है उस रिलीजन को भी क्या करो? प्रोटेक्ट करो या प्रमोट करो। रिलीजन ऑफ तमिल ऑल्सो बी
ऑल्सो बी प्रमोट। भाई हमारे धर्म को भी प्रमोट करो। क्या सीनाला सीनाला बुद्धिज्म बुद्धिज्म खेल रहे हो? क्या हम आपके देश के नागरिक नहीं है क्या? सिटीजन से तो। फिर उन्होंने एक और डिमांड कि वी ऑल्सो नीड रिजर्वेशन। हमें भी क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। वी ऑल्सो नीड रिजर्वेशन। हमें रिजर्वेशन कहाँ चाहिए? हमें भी कहाँ कहाँ चाहिए? गवर्नमेंट जॉब में। कहाँ चाहिए? गवर्नमेंट जॉब में। और दूसरी बात, हमें भी चाहिए यूनिवर्सिटीज में सीट्स। यूनिवर्सिटीज में क्या चाहिए? हमें सीट्स चाहिए। जो एडमिशन सीट्स है वो हमें भी चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि तमिल लोगों ने अपने खुद के स्टेट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तमिल जो स्टेट है उनको इलाम कहा गया। और तमिल लोगों ने भी, श्रीलंकन जो तमिल है स्पेशली, उन्होंने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली कहाँ डिमांड की? तमिल स्टेट्स में। और इन्होंने भी क्या करा कि हमें हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करो आप, हमारे रिलीजन को भी आप प्रोटेक्ट करो। और हमें भी क्या करना चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कहाँ पर? गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स में। तो हम भी तो आपके देश के नागरिक हैं। तो ऐसी बातें सुनने से सरकार कहाँ मानने वाली थी? सरकार तो किसकी थी? सरकार तो मेजोरिटेरी की। किसकी थी? मेजोरिटेरियनिज्म था। मीन्स सरकार तो सिनाला कम्युनिटी की थी। तो कहाँ सिनाला कम्युनिटी सुनने वाली है? कहाँ सुनने वाली सिनाला कम्युनिटी? जब आपके लोग ही नहीं है वहां पर, तो कौन सुनेगा आपकी? तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स बिटवीन श्रीलंकन तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटी। दोनों में क्या स्टार्ट हो चुके हैं? कॉन्फ्लिक्ट। और ये स्टार्टिंग डेट दी हुई है 1980s में। और इसी सिचुएशन का रिजल्ट जो देखने को मिला, वो देखने को मिला बेटा सिविल वॉर। एक नंबर में डिफाइन होता है ये कि डिफाइन सिविल वॉर। डिफाइन सिविल वॉर जान दो, हिंदी में तो समझ जाओगे थोड़ा सा। गृह युद्ध क्या होता है बेटा? इसका मतलब गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब पता है क्या होता है? कि जब एक सिविलियन दूसरे सिविलियन से लड़ने लग जाए। जैसे इंडिया के लोग इंडिया के दूसरे लोगों से लड़ने लग जाए, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक वायलेंट फॉर्म जिसमें एक सिटीजन दूसरे सिटीजन्स पर अटैक करने लग जाए, वैसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? वॉर या सिविल वॉर। मतलब ऐसा होता है इसमें कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घर को जलाने लग जाती है। ऐसे लग रहा है इट लुक लाइक अ वॉर। बट यहाँ पर सिविलियन लड़ रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर का रिजल्ट देखो, इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। अ सिचुएशन अ सिचुएशन ऑफ वॉयलेंस violence, a situation of violence in which one community in which one community attack in which one community attack to another community another community. It look like it look like a war. It look like a war. ये युद्ध जैसा लगता है। लगता तो बहुत कुछ है बेटा, बट युद्ध हो रहा है। चलो, फिर अब चीजें बदल गई है। जब युद्ध हो गया है, जब इस युद्ध ही हो गया है, तो वहाँ की इकोनॉमी तो डाउन होने वाली है। हमने 9th क्लास में थोड़ा सा देखा था कि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी जो इकोनॉमिक बहुत अच्छी थी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ श्रीलंका इज वेरी गुड, या वेल्दी लोग रहते थे वहाँ पर। ये आइलैंड ऐसे थे जहाँ पर इनकम बहुत थी। टूरिज्म के मामले में तो टॉप लेवल पर था।
बट पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट देखी हो आपने, श्रीलंका में 400 रुपये किलो चावल हुए थे। क्यों? क्योंकि चाइना ने पूरे के पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, या उनको लीज पर लेता था, अब तो खरीदने लग गया है। क्योंकि लोन लिया है श्रीलंका ने चाइना से बहुत बड़ा, अगर लोन नहीं चुका पाओगे तो कोई भी कंट्री आपको पर कब्जा कर लेगी। तो जब कब्जा ही कर लेगी तो वैसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि सिविल वॉर का रिजल्ट जो है वो बैड निकला है। ड्यू टू दिस बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस इकोनॉमिक, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इकोनॉमी ऑफ, इकोनॉमी ऑफ, इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका गेट्स डाउन, गेट्स डाउन, और ये जो सिविल वॉर है उनका खत्म हो गया। सिविल वॉर एंडेड इन 2009। तो देखो श्रीलंका कैसा देश था और कैसा बन गया। ये सब किसके साथ हुआ? सब किसकी वजह से हुआ? पावर शेयरिंग की वजह से। अगर आप सही से पावर शेयर करते तो ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और यही सिचुएशन हम किसके साथ में देखेंगे? बेल्जियम के साथ में। वहां पर कैसे किस तरीके से लोग खुश रह रहे हैं, वहां पर कैसे लोगों को बहुत अच्छे से आउटपुट मिले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक जो भी सिटीजन्स है, हर एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की हमने रेस्पेक्ट का और फीलिंग का ध्यान रखा। जिस देश में वहाँ के सिटीजन्स की रेस्पेक्ट और फीलिंग का ध्यान रखा जाता है वो देश बहुत ग्रो होता है। और उस देश में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो वहाँ पर उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हम देखेंगे कि बेल्जियम का जो मॉडल है ना वो निकल कर आएगा। वो बेल्जियम मॉडल का जो है वो बहुत इनोवेटिव था, बहुत इम्प्रेसिव था। लोग उससे इतना इंस्पायर्ड हुए, इवन इंडिया ऑल्सो, इंडिया भी उससे इंस्पायर्ड था। जब इंडिया भी उससे इंस्पायर्ड था तो इंडिया में भी हमने फेडरलिज्म जैसे वर्ड्स को यूज किया है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल वर्ड लिखा ही नहीं है। क्या लिखा होगा सोचो, कमेंट करके बताओ जिस भी बच्चे को आता है कि इंडिया में फेडरलिज्म की जगह पर क्या लिखा है। फिर मैं इसका आंसर अगली क्लास में दूंगा। तो फिर अपन थोड़ा सा, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है अपना वो चैप्टर कौन सा है? फेडरलिज्म। तो कंपेयर तो समझ में आ रहा होगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन एक चीज पर बात करेंगे। वो चीज है हमारे पास में अकोमोडेशन ऑफ या अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में कैसे अपने लोगों को अकोमोडेट किया। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद।